डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ईथर्स का यूपीएससी नोमेनकल्चर। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और एल्कोहल्स का यूपीएससी नोमेनकल्चर अपन किस प्रकार से करते हैं। तो जनरली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट द IUPAC nomenclature of ether and how can we prepare the alcohol into the lab. That means what are the preparation methods of formation of alcohols, right? तो इससे पहले कुछ IUPAC nomenclature, अपना आज का टॉपिक है IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature of फिनोल एंड ईथर। फिनोल एंड ईथर देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन एल्कोहल का पढ़ चुके थे। आज अपन फिनोल का और ईथर का IUPAC नोमेनकल्चर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज फिनोल। क्योंकि मैंने पहले आपको ये बताया था कि दी बेंजीन रिंग में एरोमेटिक सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एरोमेटिक एल्कोहल नहीं होता है बट फिनोल होता है, राइट? यानी कि बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं है बट ये फिनोल है। दिस इज देखिए, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर या फिनोल के साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच हो, या फिर अपन ये कहें कि बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो इस प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनकल्चर अपन कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका जो कॉमन नेम होगा, देखो बड़ा ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थोक्रिसोल, राइट? OH ग्रुप एंड CH3 ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हो तो उनको अपन क्रिसोल बोलते हैं, राइट? अब इसका IUPAC नोमेनकल्चर कैसे होगा, इसको प्रीफर करेंगे एल्कोहलिक ग्रुप को 1 2, तो IUPAC नोमेनकल्चर हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। यस, second one is OH एंड मेटाफेवो। तो देखिए, सिंपल metacrisol. What will be IUPAC nomenclature of this compound? Metacrisol. And the IUPAC nomenclature will be 3-methyl phenol. And third is para. यदि CH3 group, if CH3 group is directly attached with the para positions of the OH group, then the IUPAC nomenclature of the compound will be 4-methyl phenol and the common name of this compound will be paracrisol, right? अब कुछ कंडीशन इस प्रकार से हो सकती है कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच्ड हो, बेंजीन ग्रुप के रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच हो, तो बेटा एक तो ऑर्थो पोजीशन पर हो सकता है एंड मेटा पोजीशन पर हो सकता है। ऑर्थो, दिस इज मेटा आइसोमर, एंड पैरा पोजीशन पर भी ये अटैच हो सकता है OH एंड दिस इज OH। तो व्हाट विल बी द IUPAC नोमेनकल्चर इज दिस कंपाउंड। देखिए, फिनोल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसका IUPAC नोमेनकल्चर होगा बेटा क्या, ऑर्थो कैटेकोल, या फिर अपन जनरली इसको लिख सकते हैं कैटेकोल। अपने आप में ऑर्थो आइसोमर को शो करता है, कैटेकोल। एंड IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइओल। And into this condition, if the OH group is attached to meta position of each other, then the IUPAC nomenclature of this type of compound will be benzene 1 2 3 and 3,
बेंजीन 1,3-diol and the common or commercial name of this compound will be resorcinol. Resorcinol will be resorcinol, right? And third one is OH group are attached to the para position of each other. Then the common name of this compound will be hydroquinone. हाइड्रोक्विनोन और इसी हाइड्रोक्विनोन को अपन क्विनोल भी बोल सकते हैं, क्विनोल. एंड द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी बेंजीन 1,4-diol. बेंजीन 1,4-diol. तो ये कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक भी हैं, जिनमें अपन किस प्रकार से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. यदि बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच हो तो उनको अपन इस टाइप के आइसोमर्स को अपन बोलते हैं क्रिसोल. अब ये डिपेंड करेगा कि ये ऑर्थो पोजिशन पे है या मेटा पोजिशन पे है या फिर पैरा पोजिशन पे है. ओके. अब सेकेंड केस में अपन ये देखते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच्ड है वो कौन कौन सी पर अटैच्ड है. यदि एक बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो, OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो इस टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन कहते हैं. अब ये इस पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि ये 2 OH ग्रुप हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे हैं या फिर एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर हैं. ठीक है बेटा. तो एक बार आप इनको कॉपी करिए, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं. नाउ ये बेंजीन और फिनोल के IUPAC नोमेनक्लेचर हुए. अब अपन ईथर के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर एंड द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, राइट. और ये एग्जाम में आने वाला है. जनरली अपन एल्कोहल और फिनोल का जो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ये ध्यान रखना किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट हो या फिर उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा हो उसके नीचे उसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना जरूरी है. अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्मूला उस कंपाउंड का. फिर अपन लिखेंगे बेटा इसका कॉमन नेम एंड थर्ड वन इज IUPAC नेम. Okay. Do you know about ether? What are ethers? We have discussed in previous lecture that if the both of the valencies of oxygen atom are satisfied with alkyl groups, then such type of compounds are known as ether. For example, this is CH3OCH3. Both of the valencies is satisfied with 2 methyl groups. This is symmetrical ether, and we have already discussed that the symmetrical ether is that ether in which both of the valencies are satisfied with identical of alkyl groups. Yes, सिमेट्रिकल ईथर ये भी सेम ये भी सेम, तो इसका कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर एंड द IUPAC नेम विल बी मिथॉक्सीमेथेन. ये ध्यान देना कि ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर अपन किस प्रकार से करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन. ओके, प्रीफिक्स और सफिक्स में किस प्रकार से लिखेंगे अपन उसको, एल्कोक्सी एल्केन. तो इसी टाइप से इसको यदि मैं फंक्शनल ग्रुप मानूं, OCH3 को यदि अपन फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करें तो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी. सेकंड वन इज CH3OC2H5. दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर. तो
we will not use the prefix di here because both of the alkyl groups are not identical. So अपन इसको अपन किस टाइप से लिखेंगे बेटा, मेथिल एथिल ईथर, ओके, एथिल मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर। अब आपको ये ध्यान देना है इसमें कि सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, इसमें जो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है उसको ही अपन लिखेंगे, राइट। तो देखना कोई प्रॉब्लम, मेथिल एथिल ईथर, राइट। तो इथाइल मेथिल मिथाइल इथाइल ईथर एंड द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसको सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन क्या होगी बेटा इसमें, राइट, इसमें लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन CH2CH3 और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, राइट। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, अपन थर्ड एग्जांपल किस टाइप से लिखेंगे, थर्ड वन इज फर्स्ट, दिस इज CH3O CH2 CH2 and CH3. What will be the common name of this compound? Yes, methyl and propyl ether, methyl and propyl ether, methyl, this is methyl and propyl, मिथाइल, फिर गैप देना है थोड़ा, एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर एंड द IUPAC नोमेनक्लेचर। इसको अपन छोटा एल्काइल ग्रुप है तो अपन इसको कंसीडर करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एनीबडी एल्स बड़ो, मिथॉक्सी प्रोपेन या फिर 1 2 3, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि 1 पोजीशन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। फोर्थ एग्जांपल इज CH3O CH3 and this one is CH3. IUPAC nomenclature, this is isopropyl group, this is methyl group एंड ऑक्सीजन के दोनों ओर की वैलेंसी जो है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई है, दिस इज ईथर। जो कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी यस मिथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर एंड द IUPAC नोमेनक्लेचर देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये, तो 1 2 3 अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन अपने पास में 3 कार्बन एटम्स की है, तो 2 कार्बन एटम्स पर, सेकेंड कार्बन एटम्स पर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। इस टाइप्स के अपन कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अब देखना CH3O CH2 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3O CH2 OCH3, या फिर अपन जनरली इसको यूँ लिखें CH2O CH3 एंड OCH3। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है उनका अपन कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब इसका अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है,
ये भी एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2। ये एथेन वाला हुआ बेटा, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर डाइमिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर विल बी 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन। ओके, अब कुछ एरोमेटिक रिंग वाले ईथर्स का अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एरोमेटिक रिंग वाले ईथर्स का अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इस टाइप का नोमेनक्लेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, बट वो बहुत इजी है। यानी कि जिस ईथर में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो और बेंजीन रिंग और एल्काइल ग्रुप के बीच में भी ऑक्सीजन एटम हो, तो इस टाइप के जो ईथर होंगे उनको अपन कहेंगे एरोमेटिक ईथर्स। राइट, देखना एक एग्जांपल है मेरे पास में 6। देखना बड़ा, ये बेंजीन रिंग O एंड दिस इज CH2CH3, CH2Cl3. What will be the IUPAC nomenclature of this compound? ये फिनाइल रिंग है, ये एथिल रिंग है। यस, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, आपको इसका आंसर देना है। इथाइल एंड ये फिनाइल। यस, तो फिनाइल एथिल ईथर, what will be the IUPAC nomenclature of this compound? What will be the IUPAC nomenclature of this compound? Ethyl and phenyl. Ethyl and phenyl. This is ethyl and this is phenyl. तो कॉमन नेम इसका होगा इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, अब इसका आईयूपीएसी, देखो एक बात ये ध्यान रखना है आपने को, जब अपन कभी भी ईथर का कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन सब पार्ट्स को अलग अलग लिखा जाता है। इनको अपन एक साथ नहीं लिखते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इनको अलग अलग लिखा जाता है। और इसको अपन बोलते हैं बेटा फेनिटॉल, जनरली इसको बोलते हैं फेनिटॉल। एंड द आईयूपीएसी नेम इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन या बेंजोक्सिएथेन। यस, इसको आईयूपीएसी नाम बताना है आपको, इथॉक्सीबेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। और एक प्रकार का मेरे पास में एक एग्जांपल और है, देखिए ये है C6H5O, देखना C6H5O एंड CH2 6CH3। इस टाइप का कोई भी एरोमेटिक ईथर हो तो इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा? यस, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। देखो 6 कार्बन एटम एंड ये 7 कार्बन एटम, तो एक स्ट्रेट चेन में है, तो एन हेप्टाइल फिनाइल ईथर, एन हेप्टाइल फिनाइल ईथर, अलग अलग लिखना, एन हेप्टाइल फिनाइल ईथर। एंड द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? ओके, एन 1 देखना 6 and 7 कार्बन एटम्स, 6 and 7 कार्बन एटम, एंड इसमें 6 कार्बन एटम है तो इसको अपन फंक्शनल मानेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन एटम्स की नंबर किस में ज़्यादा है, इसमें कार्बन एटम के नंबर ज़्यादा है, इसमें 7 कार्बन एटम है और इसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की तरह मानेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1-फिनॉक्सी, 1-फिनॉक्सीहेप्टेन, 1-फिनॉक्सीहेप्टेन। ठीक है बेटा? यस, एक एग्जाम्पल और है मेरे पास में, एक एग्जाम्पल
और है कि CH3CH3OCH3, दिस इज साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है। एंड CH3 एंड 2 पे OC2H5। इस टाइप के कंपाउंड देखिए, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है क्योंकि बिकॉज दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग, नॉट एरोमेटिक रिंग, नॉट बेंजीन रिंग। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इसको 1 माने, इसको 2 माने, या फिर इसको 1 माने या इसको 2 माने। आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के किस में अटैच्ड है 1। देखो यहां पर ध्यान देना पड़ा, CH3 इस कंडीशन में अपन इसको 1 मानेंगे, इस कार्बन एटम को, इस कार्बन एटम को 1 माना जाएगा और इसको 2 माना जाएगा। बट इसी कार्बन एटम्स पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए तो इसको अपन 1 मानेंगे, इसको अपन 2 मानेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका कॉमन नेम बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दीजिए। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 2-इथोक्सी 1,1-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 2-इथोक्सी 1,1-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। 2-इथोक्सी 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो इस टाइप के कुछ ये जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर है ईथर से रिलेटेड, और मैं समझता हूँ कि आपने यदि इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको एक IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ईथर में, वो शायद आप उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि और इसमें कोई आप नहीं कर पाओगे, बाकी सब ईजी है। ठीक है बेटा, नाउ अब अपन मेन काम की बात करते हैं। अब तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। Preparation methods of alcohol. Preparation methods of alcohols. First, देखिए, by acid catalyzed hydration of alkene। देखिए, एल्कीन के एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से अपन एल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, वो ठीक है बेटा। एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोव रूल। अब इसको अपन समझेंगे कि एक एल्कीन से किस टाइप से अपन एल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है, और उन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट स्पीशीज जो बनती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को किस पे डिपेंड करेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या होगा, ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH2 ओके, एथीन acid catalyzed hydration it means the addition of H2O into the presence of acid so this reaction forms the CH3CH2OH. This is ethene and the product is ethanol। अब अपने को ये ध्यान देना है कि एथीन से जो एथेनॉल बना है उसमें कौन कौन से स्टेप है या कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है। तो बड़ा फर्स्ट स्टेप अपन ये पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी नो दैट H2O is amphoteric which can act as both acid and base, but this reaction proceeds out or take place into the presence of acid
which may be strong acid H2SO4 concentrate. We know that H2O is less acidic than H2SO4, so H2O in this reaction acts to accepting the protons donated from H2SO4. Now this will form H3O plus and HSO4 minus. Okay, the first step इसमें एल्किन और इसके ऊपर अटैक हो रहा है H3O हाइड्रेशन रिएक्शन है, देन द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस अपॉन एल्काइन. ओके, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा. तो अपन इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं HOH, दिस इज H एंड प्लस, राइट. यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस आयन अपॉन द एल्काइन. नाउ इस कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन होने पर एक बॉन्ड की इधर शिफ्ट होगा ये लोन पेयर के रूप में, यहाँ पर ये अटैक करेगा. तो अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा कि ये इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ी. ये बॉन्ड इधर से आया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होगा व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स. और अपन ये भी जानते हैं कि रिएक्शन में जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करती है. तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज कब जनरेट होगा, क्योंकि इस बॉन्ड पेयर का इधर शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. तो ये इसको अटैक कर लेगा, ये इसको कैप्चर कर लेगा, बाकी फिर इधर शिफ्ट होते ही इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो नाउ वी विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस, C एंड दिस इज प्लस एंड H. ये अपने पास में कार्बोकैटायन बना और ये H2O, दिस इज H2O. तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. Now the first step is the electrophilic attack of H3O plus upon alkyne to form the carbocation species. To form the carbocation species. Carbocation. And do the second step. Step first and second step. What will be happen in second step? देखिए अपने पास में फर्स्ट स्टेप के बाद में ये स्पीसीज बनी है CH, C plus and this. Now nucleophilic attack take place. Now nucleophilic attack होता है इसके ऊपर HOH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, HOH का कार्बोकैटायन के ऊपर. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस आयन, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन ऑन द एल्काइन टू फॉर्म कार्बोकैटायन स्पीसीज. एंड इनटू द सेकंड स्टेप देयर इज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O अपॉन द फॉर्म्ड कार्बोकैटायन. नाउ इसके ऊपर अटैक होगा. सेकंड अपने पास में क्या होगा, C H एंड C, दिस इज O H एंड H, ये राइट. और इसकी जो रिएक्शन है वो इस टाइप से हो जाएगी. ठीक है बेटा. इन थर्ड स्टेप इस कंपाउंड से जो अपने पास में ये बना, इससे इसका डिप्रोटेशन हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. तो अपन इसको बोल सकते हैं थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ डिप्रोटेशन. इट मीन्स द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड इन द सेकंड स्टेप. नाउ दिस इज C
H एंड C, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ओके, O H H, this is now minus H plus C H and C OH, this is alcohol. अपने पास में जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एल्कोहल. ओके, now we can say that we can obtain the alcohol from alkanes by acidic catalyzed यानी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन we can obtain the alcohol. So this mechanism involves 3 steps. Into the first step there is electrophilic attack of H3O plus ion, it means the hydronium ion upon the alkyne to form the carbocation species, and into the second step the formed carbocation species in first step is further attacked by the nucleophile species, and into the third steps there is deprotonation or removal of proton to form the finally yield compound alcohol. Okay, now second mechanism, इसी की कुछ एग्जाम्पल्स अपन पढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस इज द प्रोसेस व्हेन there is acidic hydrogen at symmetrical alkene, but into the case of unsymmetrical alkene, for example CH3 CH double bond CH2 plus H2O, okay, acidic hydration. Into this condition we consider the Markovnikov rule, and according to Markovnikov rule this will give product CH3 CHO and CH3, it means propane 2-ol. The compound will be propane 2-ol. this is propane. now एक क्वेश्चन है मेरे पास, CH3 and CH3 CH double bond CH2 plus H2O into the presence of acid, and what will be product? Now you can say that the product will be CH3 tertiary butyl group and CHOH and CH3. When this compound 1,2,3,3,3 dimethyl when this compound 1,2,3,3,3 dimethyl butadiene is hydrated acidically, then the formed compound should be this 1,2,3,3 dimethyl butane 2-ol. but this is not formed. The compound क्या बनेगा बेटा कि we know that tertiary carbocation is relatively more stable than secondary carbocation, and in this case this carbon atom is secondary carbonium ion. So there is shifting of methyl group. Due to the shifting of methyl group, the following compound or following product is obtained. इस मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग इधर होगी, OH इधर बनेगा अपना, ओके, इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड C, इसमें OH अटैच्ड होगा, OH एंड CH3. दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म. जनरली ये होता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन, देखिए ये टर्सरी एल्कोहल, एंड इन दैट कंडीशन दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल. इस कंडीशन में ये टर्सरी एल्कोहल है, और टर्सरी एल्कोहल में OH ग्रुप टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ में जुड़ा हुआ है. वो इसलिए कि
ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है इस कार्बन पर। ओके, तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। किसी भी कंपाउंड या रिएक्शन की टेंडेंसी इस टाइप्स की होती है कि उसमें मोर स्टेबल कंपाउंड बने। तो बाय द शिफ्टिंग ऑफ CH3 ग्रुप the predominantly product will be formed this, but this will be the less stable due to not to shifting. And why the shifting take place? The shifting take place due to obtain या due to gain the high stability. Okay, now and next we will discuss about the formation of alcohol from carbonyl compounds. The formation of alcohols from carbonyl compounds. The first example is that how can we obtain the alcohol from acid catalyzed hydration of alkene. Into the second case we will discuss about the formation of alcohol from carbonyl compounds by carbonyl compounds. We know that aldehyde and ketone are carbonyl compounds. So now we are going to discuss RC double bond OR. This is ketone and RC double bond. This is aldehyde. Now ketone and aldehyde both are reduced by lithium aluminum hydride, sodium borahydride, and into the presence of finely divided metal palladium, platinum, nickel. आप किसी टाइप से इसकी रिएक्शंस लिख सकते हैं। देखिए मैं इसका एग्जांपल लूँ, ओके, कीटोन। अब इसका हाइड्रेशन अपन करें तो क्या होगा बेटा, RCH2OH प्लस ROH। इस टाइप के अपने पास कंपाउंड बनेंगे। नाउ एल्डिहाइड व्हेन reduced by finely divided metals like palladium, like platinum, like nickel, then we obtain the RCH2OH. This is aldehyde and this is alcohol. एक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि देखिए पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में या फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में, कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण से ये अपने सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इनके ऊपर से इनको फ्लो किया जाता है या फिर इनकी एक स्टीम पास की जाती है एल्डिहाइड की, तो फिर वो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल होगा। ठीक है बेटा। जनरली अपन क्या कर सकते हैं कि पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल को ही कौन काम में लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं और उनकी ये टेंडेंसी होती है कि अपनी सरफेस के ऊपर ये बहुत सारी हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए इनको अपन हाइड्रेटिंग कैटलिस्ट के रूप में या रिडक्टेंट के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। जनरली अपन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शंस के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में नहीं ले सकते हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न क्या होता है कि यह बहुत एक्सपेंसिव होता है। जनरली ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसको अपन एसिड्स के रिडक्शन के लिए ही काम में लेते हैं। देखिए एसिड्स की रिडक्शन मेनली दिस इज स्पेशली यूज्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्पेशली यूज्ड टू रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Okay, lithium aluminum hydride, what will be the product? क्या बनेगा इसमें? आप कंपाउंड लगा सकते हो कि नहीं, वही कंपाउंड बनेगा RCH2OH, RCH2CH2OH वगैरह जो बने,
ठीक है। देन एल्कोहल अपन यहाँ लिख सकते हैं। एंड एक सेकंड एग्जाम्पल और होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जगह पर अपन इसको एक सोडियम बोराहाइड्राइड, जो मेनली एक स्पेसिफिक रिडक्टेंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए, तो जनरली अपन सोडियम बोराहाइड्राइड को भी काम में ले सकते हैं। सोडियम बोराहाइड्राइड की रिएक्शंस किस टाइप से होती है, और देखिए मैं जनरली यहाँ लिख देता हूँ, RC≡OH सोडियम बोराहाइड्राइड, ये भी रिडक्टेंट होता है, और ये एक स्पेशली रिडक्टेंट होता है, स्पेशली रिडक्टेंट होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करने में ही काम आता है। दिस इज RCH2 एंड OH, RCH2OH एल्कोहल, राइट। नाउ अपने पास एक एग्जाम्पल है RCOOH बाई एसिड्स, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिडक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert into the ester, because the reduction of ester is not as much difficult as the reduction of carboxylic acid. ROH एल्कोहल, अगर इसकी अपन एल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो इसको अपन बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। ओके, तो नाउ द कंपाउंड विल बी RC≡OOR, दिस इज एस्टर। एंड अब एस्टर का यदि रिडक्शन किया जाए किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इस कैटलिस्ट को अपन जनरली एसिड के रिडक्शन में ही काम में लेते हैं। ओके बेटा, तो कंपाउंड अपने पास क्या बनेगा, RCH2OH प्लस ROH, RCH2OH plus ROH. So now these are some of the examples of carbonyl compounds by which we can get the alcohol into the presence of different catalysts like lithium aluminum hydride, sodium borohydride, and some metals which are reducing in nature, for example palladium, platinum and nickel, because these have the maximum capacity to absorb the hydrogen gas upon its surface, right, and these are always used into the finally form, बिल्कुल यानी कि एक पाउडर फॉर्म में अपने को काम में लेते हैं। नाउ अब अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय ग्रिग्नार्ड reagent, द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय Grignard reagent. Now we will discuss about the preparation of alcohol by Grignard reagent. Third, Grignard reagent. Grignard reagent, an important reaction. What is the Grignard reagent? What is the Grignard? We know that when alkyl halide reacts with magnesium metal into the presence of dry ether, then the formed organometallic compound is known as Grignard reagent. The formed organometallic compound is known as Grignard reagent. This may be Cl and Br, alkyl magnesium chloride and alkyl magnesium bromide. So first equation is from formaldehyde, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अपन ग्रिग्नार्ड reagent के साथ में करवाएं तो क्या ऑब्टेन होगा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, तो व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, HC≡OH
formaldehyde when reacts with Grignard reagent RMGX. We know about the nature of bonding in Grignard reagent that this is carbon atom which is non-metallic in nature, but this is metal which is metallic in nature. So there is polarization into the bond, and due to the polarization of high electron, due to the high electronegativity of carbon atom, this acquires the relatively negative charge, but this acquires the relatively positive charge. Okay, and there is the polarization into the C double bond O in carbonyl group. So this oxygen atom acquires the slightly negative charge, but the carbon atom acquires the slightly positive charge. Then the formed compound will be formed adduct. Okay, H C and this H now O नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, इसके ऊपर ही अटैक करेगा, तो OMGX. ओके बेटा, एंड दिस इज R. अपने पास में ये एडक्ट बना. एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ड्यू टू द पोलराइजेशन into the C double bond O, because oxygen atom is relatively highly electronegative than carbon, so the electrons of this pi bond are just shift towards the oxygen atom. So oxygen atom acquires a relatively negative charge, but this is already discussed. Now after hydrolysis, not hydration, after hydrolysis of this we obtain the H, C, H, R and OH and MgOH. This is alcohol. This is alcohol, and we know that the carbon atom is attached only one carbon atom. So this is 1 degree alcohol. 1 degree alcohol. Now into the second case. Now into the second case from formaldehyde, from other, या मैं कुछ बोलूँ फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड. अपन एग्जांपल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड. अदर एल्डिहाइड इट मीन्स क्या हुआ? अदर एल्डिहाइड इट मीन्स ये हुआ कि वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, बाकी अदर हो सकता है. Okay, now CH3 C double bond OH. This is acetaldehyde, and when reacts with Grignard, then we obtain there is polarization, there is relatively negative charge, there is slightly positive charge. So what will be adduct? The adduct will be CH3 C OMGX and H and this R. This adduct, and after hydrolysis this is converted into CH3COH and HR plus MgOHX. Now it is clear that this carbon atom gets attached with two carbon atom, so this is secondary alcohol. This is primary alcohol and this is secondary alcohol. And to the third case, we have discussed about the formaldehyde, about the formation of alcohol from the formaldehyde and the preparation of alcohol from the acetaldehyde. And into third case, when the ketone is reacted with Grignard reagent, RMGX, okay, there will be polarization, and the what will be adduct? RCOMGX. This is complex, and this adduct. एंड हाइड्रोलाइसिस नो प्रॉब्लम. क्या प्रोडक्ट होगा बेटा? RCOHRR, एंड बाय प्रोडक्ट इज MgOH
OH ओके यस। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाने पर जो एडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने पास में प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन होता है। सेकंड केस में यदि एसिडाल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं और जो एडक्ट बने उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने पास में सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। एंड इनटू द थर्ड केस व्हेन द कीटोन इज रिएक्टेड विथ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड or with Grignard reagent, then the formed adduct when hydrolyzed then we obtain the tertiary alcohol. ओके तो अब अपने को ये पता लग गया कि कब अपन प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, कब अपन सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन करते हैं और कब अपन थर्ड टर्सरी एल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। ओके पहला केस देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 1। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा सकती है। अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जितनी भी है तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम उससे ज़्यादा होगी। वो कितनी ज़्यादा होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं। यदि आप यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले रहे हो तो 1 कार्बन एटम ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले रहे हो तो 2 कार्बन एटम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ चीज़ें हुई। नाउ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं जिसको, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन या प्रोपाइन, जो कुछ भी है। फोर्थ वन इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, एल्केन। ओके कैसे? आई हैव एन एग्जाम्पल CH3CH double bond CH2 when this is reacted with diborane, when this is reacted with diborane, and we know that this is borane and it can be written as HBH2 and 2. Okay, we know that diborane is the reducing in nature. In this reaction the compound is the product formed will be CH3 and CH2 and CH2, okay, BH2, CH2 BH2। इस CH2 के साथ में ये BH2 जुड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस बोरेन का BH2 पार्ट ऑलवेज उस sp2 कार्बन एटम्स पर जुड़ेगा, ऑलवेज उस sp2 कार्बन एटम पर जुड़ेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हो। Into the addition of borane with asymmetrical alkene, the BH2 part of borane always gets attached with that sp2 hybridized carbon atom of alkyne which already gets attached with more number of hydrogen atom. Okay, now this is again reacted with propene CH3 double bond CH2, so now we obtain CH3CH। देखिए एक H यहाँ से हटेगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2। मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। ओके, नाम हुआ इसका डाइप्रोपिल बोरेन। ओके, डाइप्रोपिल बोरेन। नाउ और जब तक रिएक्शन करते जाओ जब तक कंप्लीटली इस बोरेन के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन कंप्लीटली नहीं हट जाए। नाउ CH3CH
double bond CH2. Now finally we obtain CH3, CH2, CH2, and this is trialkyl borane. Trialkyl borane. This is trialkyl borane. And when trialkyl borane is oxidized with hydrogen peroxide, then we obtain propanol, CH3, CH2, CH2OH, okay, plus BOH3, यानी H3 भी होता है बोरिक एसिड जो बनेगा, तो यह है प्रोपेन 1-ol. So this is the important method to obtain the alcohol from asymmetric alkene by the reaction of diborane. When diborane is reacted with asymmetric alkene, then we obtain finally the trialkyl borane, and when the trialkyl borane is further oxidized by hydrogen peroxide, so finally we obtain propan 1-ol. In this reaction we can obtain the very good yield of the alcohol. समझ रहे हो बेटा कि इस रिएक्शन में जो अपन एल्कोहल ऑब्टेन करते हैं उसमें एल्कोहल की एक बहुत अच्छी क्वांटिटी अपने पास में होती है. एल्कोहल की जो यील्ड होगी वो बहुत अच्छी यील्ड होगी, एंड जनरली अपन प्राइमरी एल्कोहल इसमें ऑब्टेन करते हैं. ओके, देन ये इस टाइप के कुछ मेथड्स हैं, और अब लगभग अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और कुछ है नहीं उसमें. ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द फिजिकल एंड